जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज की ये शुभ घड़ी, आज की ये शुभ तारीख हम सब की आदरणीय प्रियंका दीदी के जन्मदिन और उनकी कर्मस्थली ये उत्तर प्रदेश और लखनऊ, यहाँ से परिवर्तन प्रतिज्ञा दिवस के रूप में आज उनके जन्मदिन को और परिवर्तन प्रतिज्ञा दिवस की शुरुआत का चयन करने के लिए मैं आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये जो न्याय की लड़ाई, दलितों, पिछड़ों, शोषितों की लड़ाई, इनके अधिकारों की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई, जाति जनगणना की लड़ाई का ये जो बीड़ा हमारे नेता, युवा दिलों की धड़कन आदरणीय राहुल गांधी जी ने उठाया है, उसकी समूचे देश में अलख जलाने का राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लेकर चलने वाले पूरे देश के पिछड़े वर्ग के मसीहा हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित जैन साहब, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय इंद्रजीत सिंह जी। फिर भी हम इतने कमजोर क्यों हैं, ये सोचने की जरूरत। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की 2 ऐसी सीटें हैं जिसमें एक बार छोड़ के आजादी के बाद तक और आज तक हमेशा से कांग्रेस पार्टी जीतती रही, फिर भी हम इतना कमजोर क्यों है। और एक सवाल आपके जहन से छोड़कर जा रहा हो और कहते भी जा रहा हो कि डरिए मत। राहुल गांधी जी ने कहा डरिए और न हिम्मत हारिए, इसलिए आप सब आगे आइए और एक संगठन को मजबूत करिए। जो पिछड़ा हम लोग को नाम होना, ये यकीनन पिछड़ा, हमारी सोच पिछड़ी, हम शिक्षा में पीछे। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो सिरनी का दूध है जो इसको पिएगा नहारेगा। आप सब अपनी पुस्तकों को पढ़ाइए। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाने के चक्कर में घर में तो सूखी रोटी खाइए और लोगों को पढ़ाइए। मैं एक बात को कह के विराम देता हूँ कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी नहीं तो अच्छा मुसाफिर हो जाऊंगा। एक बार आप सब मेरे साथ बोलिए, जय जय संविधान। अध्यक्ष जी ने खाना वाना नहीं, योजनावन विभाग को जो हम लोगों ने बनाया था उत्तर प्रदेश में, तो डिपार्टमेंट नहीं था। दिनेश सर हमारे बैठे हैं, जानते हैं, कमरा तक वहां पर हम लोगों की पार्टी का नहीं मिला हुआ था, लेकिन हम लोगों ने, प्रियंका गांधी जी ने हम लोगों को जिम्मेदारी देकर और पिछले वर्ग के सभी पदाधिकारियों से जितने भी हमने पदाधिकारी बनाया, लगभग आधे पदाधिकारी आज मेन बॉडी में हैं और जो आप सामने बैठे हैं आप भी उसी क्रम में हैं। आगे जो चुनाव लड़ने होंगे उस पर भी आपको लड़ना है, तो अपनी तैयारी रखिए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को आमंत्रित करता हूं कि आप हम सबको मार्गदर्शन दें और आगामी 2027 का जो चुनाव है उसमें आज हम लोग प्रतिज्ञा लेकर जाएंगे, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन कैसे करेंगे। इंद्रजीत जय। आज के इस परिवर्तन प्रतिज्ञा दिवस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे मसूद साहब, मंच पे बैठे मेरे तमाम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंद्रजीत जी, महतो जी, और मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, सबको मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। और खास तौर पे आप सब जो मेरे सामने बैठे हैं, जिनको राहुल गांधी जी बब्बर शेर बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा बब्बर शेर रहा है, पहले भी था, आज भी था। हमारे लिए गर्व की बात है कि कांग्रेस पार्टी 140 साल पुरानी पार्टी है। 1885 में बनी थी कांग्रेस पार्टी, और तब कोई लालच नहीं था, देश को आजाद कराने की बात थी। उस समय
कांग्रेस पार्टी में आके कोई एमएलए नहीं बनता था, कोई एमपी नहीं बनता था, कोई मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बनता था। फांसी के फंदे पे जरूर चढ़ जाते थे, जेलों में भी जाते थे। लंबा संघर्ष चला 1885 से 1947 तक, 62 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष करके इस देश को आजाद कराया। जाने गई, सरों पे लाठियां खाई और तमाम तरह के जुल्म। तो हम सबको गर्व है कि हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो 140 साल पुरानी पार्टी है। आज भी अगर आप देखें तो इस देश में तानाशाही चल रही है। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की तानाशाही इस देश में चल रही है। और ये दूसरी आजादी की लड़ाई है, और दूसरी आजादी की लड़ाई भी एक गांधी लड़ रहा है, जिसका नाम न्याय योद्धा राहुल गांधी है। और आपने देखा होगा कि इस देश में पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष में बहुत है। किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी का अपमान भी नहीं करना चाहता, लेकिन ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी के नेता, कार्यकर्ता घरों में दुबके हुए बैठे हैं, क्योंकि उनको ईडी का डर रहता है, सीबीआई का डर रहता है, इनकम टैक्स का डर रहता है। एकमात्र शख्सियत न्याय योद्धा राहुल गांधी, वो इन जहरीली ताकतों से लड़ रहे हैं, और वो खुला सामाजिक न्याय की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, और फिरका परस्त ताकतों को नेस्तनाबूद करने की बात करते हैं। वो इस देश में मोहब्बत, भाईचारा पैदा करने की बात करते हैं। साथियों, ओबीसी के लिए जिस बुलंद आवाज में बब्बर शेर की तरह न्याय योद्धा राहुल गांधी दहाड़ रहे हैं, कोई नेता नहीं कहा। आपने देखा लगातार कास्ट सेंसस, जाति जनगणना की मोदी ने तो कह दिया कि तुम अर्बन नक्सल हो, तुम पापी हो जो जाति जनगणना की बात करते हो। और एक लफंगा जो पार्लियामेंट में बैठा है, जिसका नाम अनुराग ठाकुर है, उसने तो बड़ी भद्दी भद्दी बातें एक तरह से गाली तक राहुल जी को दी। राहुल जी गालियां क्यों खा रहे हैं? क्यों वो इस ऐसी ताकतों से टकरा रहे हैं? वो चाहे तो अपना बहुत अच्छा जीवन अपने घर में बैठ करके बिता सकते हैं, सब सुविधा उनके पास है। और जिस दिन राहुल गांधी घर बैठ जाए तो ये मोदी और इनकी जितनी भी मंडली है, ये उनको बहुत महिमा मंडन करेंगे, उनको बहुत वाहवाह करेंगे। आज राहुल गांधी जी का विरोध इसीलिए है कि राहुल गांधी जी गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं, दलित की लड़ाई लड़ रहे हैं, अकलियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम सब ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपने देखा कि पिछले 11 बरस से जो सरकार चल रही है, कहने को हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, लेकिन आम आदमी उसका बिजनेस ठप है, महंगाई है, बेरोजगारी है। तो ये 5 ट्रिलियन पैसा जो है आखिर जा कहां रहा है? हम सब जानते हैं, ये सिर्फ अदानी अंबानी जैसे जो 2, 4, 10 उद्योगपति हैं, ये सारा पैसा उनके पास जा रहा है। और जो ओबीसी समाज, अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लड़ाई होती है 51 और 49 की। जो 51 होता है वो राज करता है, और 49 के ऊपर रूल होता है। तो ओबीसी की जो आबादी है, वो बिहार में भी जाते जनगणना हुई 65% ओबीसी की आबादी है। तो यानी हर 3 में से 2 भारतीय नागरिक जो है वो ओबीसी है। तो ओबीसी की खुशहाली क्यों नहीं, उनका राज क्यों नहीं कायम हो रहा? उनका राज इसलिए कायम नहीं हो रहा कि ओबीसी आज भी सो रहा है। फ्रांस में एक बार क्या था कि वहां की रानी थी, राजा था, और वो गरीबों को बड़ा खून चूसते थे। गरीब जो थे वो फटे हाल होते थे, लेकिन वो राजा रानी को पूछते थे, क्योंकि वहां प्रचार चलता था कि ये तो भगवान के दूत है। लेकिन
एक बार जब भुखमरी ज्यादा हो गई तो वहां पे सारे लोग इकट्ठा होकर के अपनी रानी के पास गए कि भुखमरी हो गई है, हमें कुछ खाने को नहीं है, कुछ हमारी मदद कीजिए, हमें रोटी चाहिए। तो रानी बोली कैसे पागल लोग हो, अगर तुम्हें रोटी नहीं मिल रही, अरे तुम केक खा के गुजारा कर लो, फिर काजू खा लो, बादाम खा लो। तब वहां के नागरिकों को पता लगा कि ये जिसको हम इतनी इज्जत देते हैं रानी है, इसको तो हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं। अरे भाई जिसको रोटी नहीं मिल रही वो केक कहां से खाएगा, वो काजू बादाम कहां से खाएगा। और फिर वहां पे क्रांति हुई और तब वहां एक विचारक होते थे जिनका नाम था वोल्टायर। वोल्टायर ने उस बात को कहा फिर कि गुलाम जब तक अपनी गुलामी का एहसास नहीं करता तब तक वो गुलाम रहता है, और जिससे गुलाम को अपनी गुलामी का एहसास हो जाता है उस दिन वो उसकी बेड़ियां टूट जाती है, वो आजाद हो जाता है। ओबीसी के साथ जो दिक्कत है वो यही है कि वो गुलामी तो कर रहा है लेकिन अभी ज्यादातर ओबीसी को अपनी गुलामी का एहसास ही नहीं। वो जिस हाल में जी जा रहा उसको बताया जाता है कि भाई ऊपर भगवान की मर्जी है, तेरी तो किस्मत में ये लिखा हुआ। ऐसा नहीं, किस्मत हम अपने हाथों से खुद बनाते हैं और जब तक हम सोए रहेंगे, अपना अधिकार नहीं मांगेंगे, आपका अधिकार मिलेगा नहीं। अभी हमारे साथियों में कुछ ही बात हो रही थी, जननायक कर्पूरी ठाकुर का चित्र भी मुझे दिया गया, पिछड़े की भी बात हुई, वैज्ञानिक तरीके से चलने वाली बात। हमने अभी बिहार चुनाव में अति पिछड़ों के लिए एक अलग से घोषणा पत्र निकाला था जिसमें 10 बिंदु थे और उसमें एक बिंदु ये था कि जो हमारे अति पिछड़े समाज के लोग हैं वो थोड़ी थोड़ी संख्या में गांवों में रहते हैं और उनके साथ बड़ा अत्याचार होता है। आपने देखा उन गाँव में क्या हुआ, आपने देखा और कई जगह क्या है, तो उनके साथ अत्याचार, जुल्म और हत्या, बलात्कार, सब तरह की बातें होती है। तो वहां पे राहुल जी के मन में क्योंकि अति पिछड़ा का संवेदना है, सहानुभूति है, दर्द है, तो ये क्लॉज उन्होंने घोषणा पत्र में डलवाई कि जिस तरह से दलितों के लिए एक SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है, अगर बिहार में हमारी सरकार बनेगी तो अति पिछड़ों के लिए भी अत्याचार निवारण एक्ट बनेगा ताकि अति पिछड़ों के ऊपर कोई जुर्म न कर सके। इसके अलावा वहां पे बात आई जो बिहार में चल रहा था कि 15 लाख तक के ठेकों में पिछड़ों को 50% आरक्षण है, जो सरकारी ठेके होते हैं। राहुल जी के बाद सामने बात आई तो किसी ने सुझाव रखा कि जी इसको कम से कम 25 लाख का तो होना चाहिए कि 25 लाख तक के ठेकों में पिछड़ों को 50% आरक्षण मिले। तो राहुल जी ने बात कही तो 25 लाख की बात क्यों करते, 25 करोड़ की बात करो। अरे तुम पिछड़े हो, जब तक खुल के मांगोगे नहीं तो मिलेगा कैसे। तो माँ भी दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है। तो हमारे जो पिछड़े भाई हैं, हम थोड़ा ना अपना अधिकार मांगने में ऐसे संकोच करते हैं जैसे भीख मांग रहे हैं। ये भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है, क्योंकि देश का संविधान कहता है जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। क्या ओबीसी को उसकी हिस्सेदारी मिली? क्या इस देश की जो धन संपत्ति दौलत है उसमें ओबीसी का 65% हिस्सा है क्या?